जय हिंद। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से आतंकवादी हमले शुरू हो चुके हैं। पिछले ही कुछ महीनों में ये दूसरी बड़ी आतंकवादी घटना है। इससे पहले आतंकवादियों ने श्रद्धालुओं से भरी एक बस को निशाना बनाया था, जिसमें कई श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई। अभी जो रिसेंट घटना है वो घटी है गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे टनल में काम कर रहे कुछ श्रमिकों को निशाना बनाया आतंकवादियों ने, और उनके साथ ही वहाँ पे मौजूद डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, इनको भी अपने निशाने पर रखा और कुल 7 लोगों की हत्या कर दी आतंकवादियों द्वारा। इस वीडियो में हम बिल्कुल डिटेल से समझेंगे कि आतंकवाद क्या है, भारत में आतंकवाद कैसे जन्मा, पाकिस्तान की इसमें भूमिका क्या रही है, और साथ ही ये भी समझेंगे कि भारत की वो कौन कौन सी एजेंसियां हैं जो आतंकवाद से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। बात करें यदि आतंकवाद की, तो किसी भी तरह की हिंसक गतिविधि जो किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के लिए हो, या फिर किसी पॉलिटिकल पर्पस के लिए हो, या इवन किसी रिलीजियस पर्पस के लिए किया जाए, तो दैट कम्स अंडर टेररिज्म, वो आतंकवाद की श्रेणी में आएगा। इंडिया में यदि आप आतंकवाद के बारे में देखना चाहें तो इंडिया में कई जगहों पे आज भी आतंकवाद काफी सक्रिय रूप में है। फॉर एग्जाम्पल, आप ये जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा देखेंगे, यहाँ पे आज भी कई आतंकवादी गुट जो हैं वो बिल्कुल एक्टिव हैं, जैसे कि लश्कर तैयबा, जैश-ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन। ये सभी बड़े आतंकवादी संगठनों के नाम हैं जिन्होंने कई सारे आतंकवादी घटनाओं को भारत के अंदर ही अंजाम दिया है। आपको याद होगा उरी और पुलवामा अटैक, ये दोनों काफी बड़े मेजर टेरर अटैक थे जिसमें कई सारे भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी। जम्मू कश्मीर के साथ ही झारखंड और छत्तीसगढ़ वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे भी आतंकवादी गतिविधियां नक्सलवाद के रूप में देखने को मिलती हैं। इसके साथ ही जो नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे आपको अक्सर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म देखने को मिलेगा, क्योंकि यहीं पे आपको भूटान दिख रहा है, बांग्लादेश दिख रहा है, म्यांमार दिख रहा है और चाइना दिख रहा है। इतने सारे देशों के साथ यहाँ पे बॉर्डर जब शेयर होता है नॉर्थ ईस्ट का, तो यहाँ पे बॉर्डर पे इन्फिल्ट्रेशन अलग अलग देशों से दिखाई देती है। इसी को हम लोग क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कहते हैं। फिर बात करें कि आखिर रीजन क्या है भारत में टेररिज्म के राइज होने का, इसका जन्म भारत में हुआ कैसे। तो इसकी शुरुआत बिल्कुल 1947 से, जब भारत आज़ाद होता है, उसी से हो जाती है। आपको याद होगा 1947 में ही पाकिस्तान के साथ इंडिया का पहला युद्ध होता है। जब आज़ाद कश्मीर की बात आती है सामने, पाकिस्तान और भारत अभी दोनों नए नए देश बने थे, और ऐसे में जम्मू कश्मीर एक अलग मुल्क था और उस पूरे मुल्क पर अटैक कर देता है पाकिस्तान। फिर जम्मू कश्मीर आता है इंडिया के पास और मांगता है मदद की, मेरी मदद कर दीजिए। और ऐसे में इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक वार देखने को मिलता है। सबसे पहला यदि टेरर अटैक देखें तो यही है, जिसमें पाकिस्तान कुछ कबालियों को एंटर करा देता है जम्मू कश्मीर के अंदर, और वे सक्सेसफुल भी होते हैं। जैसे कि आज का जो आज़ाद कश्मीर है, जो पाकिस्तान के हिस्से में चला गया, वो इसी कारण से गया कि पाकिस्तान ने अपने कबाली भेजे यहाँ पे, और उन लोगों ने सक्सेसफुली अटैक करके इतने हिस्से को अपने क्षेत्र में मिला लिया। तो शुरुआत इसकी इंडिया पाकिस्तान के युद्ध से ही 1947 में हो गई थी। इसके साथ में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का भी यहाँ पे रोल बहुत ही ज्यादा है। जैसे पाकिस्तान के अंदर और अफगानिस्तान के अंदर आपको पता होगा कि कैसे वहाँ पे गवर्नमेंट चेंजेस चलता रहता है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो जब से बना है तब से यहाँ पर कोई भी एक गवर्नमेंट पूरे 5 साल अपने पूर्ण नहीं कर पाई है डेमोक्रेटिकली, यानी कि 5 साल के अंदर यहाँ की सरकार जो है वो भंग हो जाती है और फिर एक नई गवर्नमेंट आती है। वो शायद आर्मी पर्सनल का ही रूल क्यों ना हो, या इवन कई बार वो हम लोगों को जनता का शासन यानी कि डेमोक्रेटिक रूल भी देखने को मिलता है। पॉलिटिकल फैक्टर के बाद दूसरा फैक्टर जो है दैट इज रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म। यहाँ पे रिलीजन का जो इतना ज्यादा बोलबाला है, उसकी वजह से भी हम लोगों को ये देखने को मिलता है। स्पेशली जो जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र है, यहाँ पे आपको कई सारे ऐसे रिलीजियस ग्रुप देखने को मिलेंगे जो कि आज बन चुके हैं एक बड़े आतंकवादी संगठन। जैसे कि सबसे बड़ा जो नाम है इसमें दैट इज लश्कर तैयबा, उसके बाद है जैश-ए मोहम्मद, फिर है हिजबुल मुजाहिदीन, उसके बाद है अल बदर, अल बकर, JKLF, जमातुल मुजाहिदीन, उसके बाद है तारीकुल मुजाहिदीन और अल जिहाद। ये सारे के सारे ग्रुप जो हैं ये अपने रिलीजियस आइडियोलॉजी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। लोगों को, जो छोटे छोटे यूथ हैं, उनको ब्रेन वॉश करते हैं, नए यूथ्स को इंडिया के खिलाफ भड़काएंगे और फिर उनको टेरर अटैक के लिए भेजते हैं, स्पेशली जो जम्मू कश्मीर की घाटियां हैं वहां पर। तीसरा जो इंपॉर्टेंट कारण है दैट इज इकोनॉमिक डिस्पैरिटी। यदि लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो वो पैसे कमाने के लिए अलग अलग रास्ते को चुनेंगे। ऐसे में एक ये भी आता है कि जो भी आतंकवादी संगठन है ये लोगों को उकसाते हैं कि देखो तुम्हारे पास पैसा नहीं है, यदि तुम हमें ज्वाइन करते हो तो हम तुम्हें कुछ पैसा जरूर देंगे, कुछ इकोनॉमिक फैसिलिटी जरूर प्रोवाइड करेंगे। और ऐसे में यदि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, जैसे कि यदि वहाँ पे कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो ऐसे में इनके पास कोई और ऑप्शन बचता नहीं और ये फिर आराम से ज्वाइन कर लेते हैं इन सभी ग्रुप्स को, सिर्फ कुछ पैसों के लिए। तो ये भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से आतंकवादी गतिविधियां सामने देखने को मिलती हैं। और एक बार यदि इन लोगों ने ज्वाइन कर लिया तो फिर आतंक देखिए इनका। 1993 बॉम्बे ब्लास्टिंग,
2001 इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक होता है, 2006 में मुंबई ट्रेन बॉम्बिंग होती है, अक्षरधाम अटैक 2002 में होता है और 2008 में 26/11 होता है। कितना बड़ा और भयानक अटैक था ये 26/11, इन सबको हमने देखा हुआ है। इन सब के साथ ही इंडियन कॉन्वॉय के ऊपर अटैक, जो मेजर अटैक है वो एक है उरी अटैक और दूसरा है पुलवामा अटैक। ये दोनों काफी बड़े अटैक थे जो इंडियन कॉन्वॉय के ऊपर किए गए थे, भारतीय सैनिकों के ऊपर किए गए थे, जिसमें कई सारे भारतीय सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी, दर्जनों सैनिकों ने अपनी जान गंवा दी इसमें। इनसे निपटने के लिए भारतीय सरकार ने अलग अलग एजेंसियां बनाई हैं और वो सारी एजेंसियां मिल करके टेररिज्म को इंडिया के अंदर काउंटर करने का प्रयास करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट एजेंसी है दैट इज NIA, ये बनी है CIA के ऊपर। CIA क्या है? CIA अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी है, दैट इज नोन एज सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, CIA। वैसे ही इंडिया के अंदर एक एजेंसी बनी है जिसका नाम है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये क्या करती है? तो इसका मुख्य काम है इन्वेस्टिगेट करना। एक इसके अंडर में आती है तो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है और इसका जो मेन रोल है दैट इज अबाउट इन्वेस्टिगेशन। जितने भी इंडिया के अंदर अलग अलग जगह पे एक्टिविटीज हो रही हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना इसका मुख्य काम है और वो एक्टिविटी मुख्यतः रिलेटेड होनी चाहिए टेरर से, यानी कि आतंकवाद से। इसके साथ ही ये टेरर फाइनेंसिंग वाले मुद्दे जो होते हैं उनको भी इन्वेस्टिगेट करती है NIA। NIA के बाद जो दूसरा मुख्य बड़ा नाम है दैट इज इंटेलिजेंस ब्यूरो। हम सब ने ये नाम अक्सर सुने होंगे, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो कि अगेन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ही काम करता है और इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में। ये एक तरह का इंटेलिजेंस नेटवर्क है, इंटेलिजेंस सिस्टम है जो इंटेलिजेंस इकट्ठा करता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कई सारे ऑफिसर्स इसके होते हैं और ये क्या करते हैं कि अलग अलग देश के अंदर अलग अलग जगहों से सूचनाओं को इकट्ठा करते हैं, इंपॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन है उन्हें इकट्ठा करते हैं और उनको एक सेंट्रलाइज डाटा में प्रोवाइड करते हैं पूरी गवर्नमेंट के लिए अपने। और ऐसे में एक अच्छा खुफिया तंत्र तैयार हो जाता है जिससे हमें पूरे देश में क्या चल रहा है गवर्नमेंट के पास उसका डाटा प्रेजेंट रहता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है वो स्पेशली देश के अंदर के थ्रेट्स को हैंडल करने के लिए काम करती है, यानी देश के अंदर ही इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन कैसे की जाए, मेंटेन कैसे रहे, उसके लिए काम करती है इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंटेलिजेंस ब्यूरो के बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ऑफ इंडिया, दैट इज RA। इसको आम भाषा में हम लोग RA बोलते हैं और ये काम करती है PMO के अंदर, डायरेक्ट PMO को रिपोर्ट करती है। हेडक्वार्टर इसका भी नई दिल्ली में है और इसका जो मुख्य काम है वो जासूसी करने का काम है, यानी कि हमारे जितने भी स्पाइनियस सिस्टम है, हमारा जो भी स्पाई सिस्टम है वो अपना बेस्ड है RA के ऊपर। RA अगेन सारा डाटा इकट्ठा करती है और उसको भी एक सेंट्रलाइज्ड वे में अपने डाटा को एक जगह पर रखती है, उससे हमारे गवर्नमेंट्स ऑफिशियल्स हैं उनको हेल्प करती है और उसके साथ ही साथ टेररिज्म को काउंटर करने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। अब जैसे इंटेलिजेंस ब्यूरो देश के अंदर खतरे को संभालने का काम करती है, वैसे ही जो RA है वो देश के बाहर के खतरों को भांपने का काम करती है, समझने का काम करती है। यहाँ आप देख सकते हैं इंडियाज इंटरनल एजेंसी और यहाँ आप देख सकते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटर्नल इंटेलिजेंस। तो ये दोनों, ये देश के अंदर का काम देखती है और ये देश के बाहर का काम देखती है। हालांकि दोनों मिल करके देश के अंदर और बाहर दोनों का काम देख रहे हैं, लेकिन दोनों स्पेशलाइज्ड अलग अलग वे में किए जाते हैं। एक ऐसे स्पेशलाइज्ड है जो देश के बाहर के मुद्दों को संभाल सके और एक इस तरह से स्पेशलाइज्ड है कि वो देश के अंदर के मुद्दों को आसानी से संभाल सके। इसके साथ ही यदि ग्राउंड पे कंट्रोल करना है तो उसको कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए ग्राउंड कंट्रोल फोर्सेस हैं हमारे पास, स्पेशली जो CAPF है उसके अंतर्गत कई सारी फोर्सेस को ला कर रखा गया है। अब देखिए सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, ये जो तैयार की गई है एक टुकड़ी, इसके अंतर्गत कुल 8 फोर्सेस हैं जो कि अलग अलग समय पे अलग अलग तरह से स्पेशलाइज की जाती हैं और ये स्पेशलाइज होती हैं अलग अलग तरह के टास्क परफॉर्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे CRPF है, BSF है, ITBP है, SSB है, CISF है, असम राइफल्स है, NSG है और SPG है। इन सबका काम बहुत ही अलग अलग है। फॉर एग्जांपल CRPF जो है वो मॉब कंट्रोल में बहुत एक्सपर्ट होती है, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, ITBP इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस है, यानी तिब्बत और इंडिया का जो बॉर्डर है वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। SSB इंडिया, नेपाल और भूटान का जो बॉर्डर है वहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। CISF इंडस्ट्रियल फोर्सेस है जो इंडस्ट्रियल एरिया में सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। असम राइफल नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। NSG हाईली ट्रेंड होते हैं जो कि बड़े आतंकवादी घटनाओं को न्यूट्रलाइज करने में अपना एक्शन दिखाते हैं। और SPG बड़े इंडिया के किसी बड़े पदवी पे बैठे हुए जितने भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम करती है SPG। आइए इनके बारे में डिटेल से एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं CRPF के बारे में। तो ये इंडिया की सबसे बड़ी यूनिट है CAPF के अंतर्गत। इसका जो मुख्य काम है वो यही है कि मॉब कहीं पे यदि इकट्ठा हो रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज करना, मॉब को, भीड़ को एक हिंसक परिस्थिति में न पहुंचने देना, क्योंकि कहा जाता है कि मॉब का कोई चेहरा नहीं होता। मॉब में यदि कोई हिंसा होती है तो वो हिंसा एक मॉब की मानी जाएगी, न कि किसी एक पर्सनल व्यक्ति की मानी जाएगी। और ऐसे में बहुत जरूरी है कि मॉब
कभी भी वायलेंट ना बने, और उसके लिए ट्रेन किए जाते हैं सीआरपीएफ के जवान। सीआरपीएफ मतलब कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और इसका मुख्य काम है जो इंटरनल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन को मेंटेन करने के लिए। ये बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं रॉयट कंट्रोल के लिए, यानी कि कहीं भी दंगा न भड़के, इसके लिए इनको ट्रेन किया जाता है। स्पेशली आपने ध्यान दिया होगा कि आपके शहर में जब कभी कोई बहुत बड़ा मेला लगता है, फॉर एग्जांपल जैसे दशहरा का मेला अभी बीता है, तो दशहरे के मेले में आपको देखने को मिलेगा। दिवाली के मेले जब लगते हैं उसमें भी आपको ये इनकी बसेस अक्सर आपको देखने को मिल जाएंगी। आपके शहर में इनकी बसें आती हैं, उसमें से कई सारे जवान निकलेंगे और ये अपना काम, अपना प्रयास करते हैं कि कहीं भी ऐसी परिस्थितियां न उत्पन्न हो जिससे कि दंगे भड़के किन्हीं दो संप्रदायों के बीच में। इसके साथ ही इनकी जो ड्यूटी है वो अक्सर आपको अन्य जगहों पे, जैसे कि जम्मू और कश्मीर वाला जो क्षेत्र है जो अक्सर कॉन्फ्लिक्ट जोन बना हुआ है, वहां पे रहता है। लेफ्ट विंग से प्रभावित जो नक्सलवाद वाला एरिया है जिसकी हमने बात करी, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इन सभी जिलों में भी इनकी तैनाती की जाती है। इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है जहाँ पे अक्सर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इश्यू देखने को मिलता है, वहां पे भी इनकी तैनाती की गई होती है। सीआरपीएफ के बाद अगला जो इंपॉर्टेंट फोर्स है दैट इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। नाम से स्पष्ट है कि ये बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए बने हैं, लेकिन बॉर्डर में भी ये किसी विशेष बॉर्डर को सिक्योर करते हैं। इनका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और ये जो बॉर्डर सिक्योर करते हैं वो है पाकिस्तान के साथ का बॉर्डर इनका। तो पाकिस्तान में याद कीजिए कि जब इंडिया बना था तो उस समय दो पाकिस्तान होते थे, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान। ओके, तो ईस्ट पाकिस्तान उस समय बांग्लादेश था, और वेस्ट पाकिस्तान, पाकिस्तान आज वाला पाकिस्तान है, ये था। तो इन दोनों से ही आज बॉर्डर सिक्योर करता है हमारा बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के साथ जो भी हम बॉर्डर शेयर करते हैं वहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स तैनात है। आप देख सकते हो कि ये जो जैसलमेर वाला एरिया है जहाँ पे कई सारी ये हमारे सैनिक भाई यहाँ पे खड़े हैं और हमारे बॉर्डर को सिक्योर किए हुए हैं, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन होता है। आपको याद होगा कि हम लोगों ने अपने मैप वाले क्लास में गोल्डन क्रिसेंट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर ये देखा था कि कैसे एक ओपियम की खेती का जो एक मैप तैयार किया था, उसमें ये समझा था कि इस एरिया में ओपियम की कल्टीवेशन बहुत ही ज्यादा होती है, और उस ओपियम को फिर ट्रांसफर कराया जाता है इंडिया के अंदर। तो उसका जो चैनल है वो पाकिस्तान ही है, और पाकिस्तान से जो सबसे प्रभावित क्षेत्र है ओपियम वगैरह से, ड्रग्स से, वो कौन सा क्षेत्र प्रभावित है? तो वो अब प्रभावित है आपका पंजाब, क्योंकि पंजाब दोनों क्षेत्रों में पड़ता है। आधा पंजाब इंडिया में और आधा पंजाब पाकिस्तान में। विभाजन के समय आधा पंजाब पाकिस्तान में चला गया, आधा इंडिया में चला गया। इसके साथ ही बांग्लादेश वाले रीजन पे भी बीएसएफ को तैनात किया जाता है। अगेन बांग्लादेश एक ऐसा देश जहां से इन्फिल्ट्रेशन अक्सर होती रहती है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का इशू देखने को मिलता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले हिस्से देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कई सारे लोगों को यहाँ से इंडिया में एंट्री होती है। अभी रिसेंटली आपने असम वाला मुद्दा देखा होगा कि असम ने अपना एक रूल पास किया कि जो भी लोग यहाँ पे एक फला डेट से पहले आए हैं उनको वहां से निकाल दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। तो असम के अंदर कई सारे लोग बांग्लादेश से एंटर कर गए, तो इसलिए यहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को लगाया गया कि वो निगरानी रखे कोई भी इंसान बांग्लादेश से इंडिया के अंदर ना एंटर करे। इसके साथ ही बॉर्डर लाइन ऑफ कंट्रोल पे अपना बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान अदा करती है। लाइन ऑफ कंट्रोल वही है जहाँ पे कबायलियों द्वारा 1947 में अटैक करके जहां तक कब्जा कर लिया गया था कश्मीर वाले क्षेत्र को, तो उसी लाइन ऑफ कंट्रोल को भी ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। बीएसएफ के बाद अगला जो इंपॉर्टेंट है दैट इज इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। अब यहाँ भी नाम से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा आपको कि ये तिब्बत और इंडिया, यानी इंडिया और चाइना का जो भी बॉर्डर है वहां पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम आईटीबीपी का है। फॉर एग्जाम्पल ये लेह वाला जो हिस्सा है वहां पर, हिमाचल प्रदेश है वहां पे, उत्तराखंड वाले क्षेत्र में, सिक्किम वाले क्षेत्र में, और उसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश वाले हिस्से में ये चूंकि बॉर्डर शेयर हो रहा चाइना के साथ, तो इन सभी क्षेत्रों में आईटीबीपी हमेशा तैनात रहती है, और ये जानी जाती है अपने हाई एल्टीट्यूड पे सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। फॉर एग्जांपल ये ऐसे क्षेत्र में जो हिमालय रीजन है, हिमालयस में भी ग्रेटर हिमालय के अंतर्गत आ रहा है ये सारा का सारा रेंज। ऐसे में इनको ट्रेन किया जाता है कि हाई एल्टीट्यूड पे कैसे सर्वाइव करना है, इतने भीषण ठंड में, जहाँ पे ठंडी में अक्सर टेम्परेचर कितना चला जाता है, तो -20 से -40 के बीच में यहाँ पे टेम्परेचर अक्सर बना रहता है। तो ऐसे में कैसे सर्वाइव करना है, कैसे अपने बॉर्डर की सिक्योरिटी बनाए रखनी, उसके लिए हाईली ट्रेंड होते हैं हमारे आईटीबीपी के जवान। आप देख सकते हो कि ये कितने ज्यादा ऊंचाई पर हैं। ये ऊंचाई अक्सर जो एवरेज ऊंचाई है वहाँ पे ये है 5000 से शुरू होती है और ये खत्म होती है 8000 के ऊपर। मतलब कि समुद्र तल से ये 5 किलोमीटर से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर खड़े हैं। ऐसे में इनको बहुत ही ज्यादा अपने लाइफ को भी पहले बचाना होता है, उसके बाद फिर हमारे देश के बॉर्डर की सिक्योरिटी भी करनी होती है। ये ऐसे जगह पे है कि यहाँ पे यदि कोई नॉर्मल आदमी चला जाए तो वो अपने आप मर जाएगा, क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है यहाँ पे ऑक्सीजन O2 की लेवल एकदम कम रहता है, और ऑक्सीजन यदि कम है तो आप सांस नहीं ले पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे तो डेथ हो जाएगी। ऐसे में इनको हाईली ट्रेंड करना पड़ता है, और एक बार ट्रेंड होने के बाद यहाँ पे अच्छे से अपनी सेवाएं दे पाते हैं।
इसके साथ एक और भी बड़ा चैलेंज ये लोग निभाते हैं यहाँ पे, वो है सेस्मिक जोन का। ये जो पूरा क्षेत्र आप देख रहे हैं ये हाईली सेस्मिक जोन है, यानी कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भूकंप आता रहता है। यहाँ पे इतना ज्यादा भूकंप क्यों आता है? क्योंकि ये एक ऐसी बेल्ट है जो यहाँ पे फोल्डेड माउंटेन वाली रेंज है, यानी कि हिमालय जो है अक्सर इसकी हाइट अभी भी बढ़ रही है। ये एक नया माउंटेन है, फोल्डेड माउंटेन है, और इसमें यदि हाइट बढ़ रही है तो इसके अंदर, इसके नीचे जो सेस्मिक एक्टिविटीज हो रही हैं उसकी वजह से यहाँ पे अक्सर आपको भूस्खलन देखने को मिलेगा, और भूस्खलन के साथ साथ भूकंप देखने को मिलेगा। तो ऐसे में अक्सर यहाँ पे भूकंप आता रहता है, जिसकी वजह से इनको एनडीआरएफ का भी काम करना पड़ता है, यानी कि डिजास्टर रिलीफ के लिए भी ये अक्सर तत्पर रहते हैं। तो बॉर्डर सिक्योरिटी के साथ साथ डिजास्टर रिलीफ में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है इस पूरे क्षेत्र में। आईटीबीपी के बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है दैट इज एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। तो सशस्त्र सीमा बल के जो सैनिक होते हैं ये अक्सर ट्रेंड किए जाते हैं इंडिया नेपाल के जो बॉर्डर हैं और इंडिया भूटान के जो बॉर्डर हैं यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए। इसके साथ ही ये भी अगेन एक ऐसे क्षेत्र में है जो सेस्मिक जोन के अंदर है, तो इनको भी डिजास्टर रिलीफ के लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये स्पेशलाइज है इंडिया नेपाल और इंडिया भूटान के बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे जो डिजास्टर होने वाली है यानी कि सेस्मिक जोन है ये, तो उसके लिए भी ट्रेनिंग दी जाती है सशस्त्र सीमा बल के सैनिकों को। इसके साथ ही ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को देखते हैं ध्यान से, स्मगलिंग न हो दोनों देशों के बीच में, उसके ऊपर इनका ध्यान रहता है। और इस तरह से ये सशस्त्र सीमा पर इंडिया, नेपाल और भूटान के बॉर्डर्स को सिक्योर करते हैं। चूंकि नेपाल एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हमें खतरा ज्यादा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान ये एक ऐसा क्षेत्र है इससे खतरा हमें ज्यादा है। कई बार पाकिस्तान हमें डायरेक्टली अटैक नहीं करता है, बल्कि वो नेपाल पहुंचता है और फिर नेपाल से इंडिया आने का प्रयास करता है। आपको याद होगा IC-814 का किस्सा। IC-814 ये एक हवाई जहाज था जिसको पाकिस्तान ने हाईजैक कर लिया था। ये एक घटना कांधार हाईजैकिंग के नाम पे बहुत ही ज्यादा फेमस है। ये इसके ऊपर अभी एक वेब सीरीज भी लॉन्च हुई थी जिसके ऊपर काफी बवाल हुआ था, जिसमें ये बोला गया था कि नाम चेंज करके हिंदू नाम रख दिए गए हैं, जबकि नाम उनके अलग अलग थे। भोला और शंकर वाला किस्सा आपको याद होगा, पिछले कुछ दिन में भी इसकी न्यूज भी काफी वायरल हो रही थी। तो IC-814 को कैसे हाईजैक किया गया था? तो उसके लिए आतंकवादियों ने पहले पाकिस्तान से फ्लाइट ली, कनेक्टिंग फ्लाइट लेकर वो नेपाल पहुंचे, फिर नेपाल से इन लोगों ने कनेक्टिंग फ्लाइट ली दिल्ली के लिए। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि वो जानते हैं कि नेपाल में सिस्टम वीक है, तो यहाँ से एंटर करना, इन्फिल्ट्रेट करना इंडिया को बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि नेपाल के ऊपर इंडिया का भरोसा है। तो इंडिया चाहेगा कि नेपाल के साथ हमारे रिलेशन अच्छे रहे, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन तो अच्छे नहीं, तो पाकिस्तान से डायरेक्ट इंडिया में एंटर करना, हाईजैकिंग करना ये संभव नहीं है। तो वो पहले जाते हैं नेपाल, और नेपाल से जो भी प्लेन उड़ रहा है तो उसको हाईजैक करने का प्रयास करता है पाकिस्तान। इसलिए हम लोगों को यहाँ पे सशस्त्र सीमा बल को एम्प्लॉय करना पड़ता है जो इंडिया और नेपाल के बॉर्डर को सिक्योर कर सके। सशस्त्र सीमा बल के बाद अगला जो इंपॉर्टेंट फोर्स है दैट इज CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। इनको स्पेशली तैयार किया जाता है हमारे जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, जितने भी नेशनल इंपॉर्टेंट वाले प्लेसेस हैं, और इसके साथ ही जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया गया है CISF को। इसका हेडक्वार्टर भी नई दिल्ली में मिलेगा आपको। और CISF स्पेशली ट्रेंड होती है जो PSUs होते हैं उनको सिक्योर करने के लिए, इंडस्ट्रियल यूनिट्स को सिक्योर करने के लिए। इसके साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर वाले एरिया जो हैं, जैसे कि एयरपोर्ट है, न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन वाले प्रोग्राम्स हैं, मेट्रो नेटवर्क है, इन सबको सिक्योर करने के लिए बनाया गया है हमारे CISF को, इनको ट्रेंड किया गया है। इसके साथ जो क्रिटिकल नेशनल एसेट्स हैं इनको भी सिक्योर करने के लिए हाईली ट्रेंड होते हैं CISF के जवान। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा पार्लियामेंट है उसकी सुरक्षा CISF करती है। तो हमारे एयरपोर्ट्स होते हैं, सारे के सारे एयरपोर्ट्स CISF के जवान ही सुरक्षित रखते हैं। एक इंपॉर्टेंट साइंटिफिक एरिया है ISRO, ISRO, इसको सिक्योर करने के लिए अगेन CISF के जवान लगेंगे, अदरवाइज यहाँ से सूचनाएं ब्रीच होने लगेंगी और वो सही नहीं है भारत जैसे एक इतने बड़े देश के लिए। इसके साथ ही जो नेशनल हेरिटेज वाली चीजें जैसे ताजमहल है, कुतुब मीनार, इनकी सुरक्षा का काम भी हमारे CISF के जवान ही रखते हैं। और इस तरह से ये इंडिया के अंदर इंटरनल कोई टेररिज्म का एक्ट ना हो उसके लिए जिम्मेदार होते हैं हमारे CISF के फोर्सेस। CISF के बाद जो अगला इंपॉर्टेंट फोर्स है दैट इज असम राइफल्स। हमने पहले भी बात करी कि असम राइफल जो है वो नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में अपनी सुरक्षा प्रदान करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में कुल 7 स्टेट्स हैं। 7 स्टेट में कौन कौन से हैं? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश। तो ये कुल 7 स्टेट्स हैं जिनसे मिलकर के बनता है नॉर्थ ईस्ट। और नॉर्थ ईस्ट में सुरक्षा प्रदान करने का जो पूरा जिम्मा है वो है असम राइफल्स का। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट पूरा जंगल वाला टेरेन है, तो इनको जंगल में रहने की, जंगल के अंदर सर्वाइव करने की, उसके अंदर कॉम्बैट करने की जो सारी ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड की जाती है असम राइफल्स को। और साथ ही इस नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में आपको अक्सर ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूरे ट्राइबल्स एरिया है, कई छोटे छोटे ट्राइबल पॉकेट्स देखने को मिलेंगे। तो उन ट्राइबल्स ग्रुप के साथ कैसे कोऑपरेट करके आपको आगे बढ़ना है और उनके साथ कैसे मिलजुल कर आपको आगे बढ़ना है, इसकी भी ट्रेनिंग दी जाती है असम राइफल्स को। इसके साथ ही इंडिया म्यांमार का जो बॉर्डर है आराकाम योमा वाला, वहां भी प्रोटेक्शन देता है असम राइफल्स। असम राइफल्स के बाद अगला जो इंपॉर्टेंट है दैट इज नोन एज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। शॉर्ट में इनको आप यमदूत भी बोल सकते हैं।
इनको तब बुलाया जाता है जब परिस्थितियां हाथ से निकल जाती हैं और कोई भी काम नहीं कर पा रहा, यानी कि पीछे की जो 6 फोर्सेस के बारे में हमने पढ़ा वो सभी यदि फेल हो जाती है तो वो इनको फोन लगाते हैं कि आ जाइए यमराज जी आ जाइए, और ये फिर चले आते हैं। और ये आते हैं तो आप देख सकते हो कि सभी को खत्म कर देते हैं, यानी कि सारी जो प्रॉब्लम्स हैं इनको जड़ से समाप्त करते हैं। हाईली ट्रेंड, हाईली एफिशिएंट, दुनिया की जो सबसे बेहतरीन फोर्सेस हैं उनके तर्ज पे इनको ट्रेन किया जाता है। ये हर एक फाइटिंग स्किल्स में एकदम एक्सपर्ट्स होते हैं और इनसे बच करके निकलना बहुत ही मुश्किल होता है, चाहे कोई भी हो। इनका डॉगी आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ओवर स्मार्ट है, ऐसे में आप समझ सकते हो कि इनसे बचना कितना मुश्किल है, इसलिए इनको यमदूत की श्रेणी में रखा जाता है। ये अगर आए तो आप गए। शॉर्ट में इनको ब्लैक कैट्स कमांडोज के नाम से जाना जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, अपने रैपिड रिस्पॉन्स के लिए जाने जाते हैं और इनको अक्सर स्पेशल ऑपरेशंस पे ही याद किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपको याद होगा 26/11 वाला जो हमला हुआ था 2008 में, वहाँ पे ब्लैक कैट्स कमांडो को बुलाया गया था। इसके साथ ही जो वीआईपी सिक्योरिटी होती है उसमें हाई प्रोफाइल हॉस्टेज अगर कोई बना हुआ है, कोई बड़ा व्यक्ति को हॉस्टेज बना लिया आतंकवादियों ने, उस परिस्थिति में, टेररिस्ट अटैक की स्थिति में और इवन बम थ्रेट्स की स्थिति में याद किया जाता है ब्लैक कैट्स कमांडोज को। इनका हेडक्वार्टर है मानेसर हरियाणा में। याद रखिएगा बाकी सबका हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में मिलेगा, लेकिन जो एनएसजी है इसका हेडक्वार्टर आपको मानेसर हरियाणा में देखने को मिलेगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट लास्ट वन है दैट इज स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी। ये बनाए जाते हैं और हाईली ट्रेंड किए जाते हैं किसी एक विशेष वरिष्ठ व्यक्ति की सुरक्षा के लिए। भारत में आपको पता होगा कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये कितने इंपॉर्टेंट प्रोफाइल है, यहाँ पे जो भी सर्व कर रहा है उसकी सुरक्षा देश की सुरक्षा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। ऐसे में कुछ स्पेशल ट्रेंड पर्सन्स होते हैं जो हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, उन पे कोई भी आंच ना आए, उन पे कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। क्योंकि बड़े राष्ट्राध्यक्षों के साथ हमेशा इनको ट्रैवल करना है तो ये आपको हाईली सूटेड बूटेड दिखाई देंगे। ये ऐसा नहीं है कि आपको आर्मी पर्सनल्स की तरह दिखाई देंगे, नॉर्मल सिविलियंस की तरह दिखाई देंगे और हाईली ड्रेस्ड होंगे। इनका चश्मा ब्लैक कलर का होता है ताकि कोई भी ये देख ना सके कि ये किस तरफ देख रहे हैं, दाएं या बाएं। इसके साथ ही इसके हाथ में आपको एक सूटकेस जैसा कुछ दिखाई दे रहा होगा। ये सूटकेस नहीं होता बल्कि एक बुलेट प्रूफ वॉल होती है। जब भी यदि हमारे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के ऊपर कोई अटैक होता है तो तुरंत ये इसे क्लिक से ही ओपन कर सकते हैं और ये 3 फोल्ड में ओपन हो जाती है। आपको यहाँ दिख रही होगी 1, 2 और 3। और एक बार जब ये ओपन हो जाती है तो ये एक दीवार की तरह, बुलेट प्रूफ दीवार की तरह काम करती है और उसको फिर उससे ये लोग कवर कर लेते हैं जो भी हमारा हाई प्रोफाइल पर्सन है उसको। तो ये थी एसपीजी जिसका हेडक्वार्टर बेस्ड है नई दिल्ली में। इन एजेंसियों और फोर्सेस के द्वारा गवर्नमेंट ट्राई करती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो टेररिज्म है उसको कम किया जा सके इंडिया के अंदर। इसके साथ ही गवर्नमेंट ने कई सारे और इनिशिएटिव्स भी स्टार्ट कर रखे हैं जो टेररिज्म को काउंटर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिखेगा यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ये एक ऐसा एक्ट है जो अप्लाई होता है कोई भी व्यक्ति यदि इंडिया के अंदर या इंडिया के बाहर ऐसी गतिविधि में इन्वॉल्व है जो टेरर से संबंधित है तो उसके ऊपर अप्लाई हो जाता है यूएपीए। और यूएपीए के साथ ही एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, ये भी एक यूएपीए जैसा ही एक्ट है जो अगेन टेरर फंडिंग से रिलेटेड यदि आप कोई किसी काम में है या फिर आप देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए कोई थ्रेट पैदा कर रहे हैं, इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपके ऊपर आराम से लग जाएगा एनएसए। एनएसए गया, यदि एनएसए आपके ऊपर लगा तो अगेन आपकी जिंदगी खत्म। जिंदगी खत्म होने का मतलब ये है कि आपको फिर आगे बहुत सी ज़्यादा समस्याएं आएंगी। मतलब आप बैन हो सकते हो कई सारे देशों से, आपके ऊपर वीजा रिस्ट्रिक्शन लग सकते हैं, पासपोर्ट रिस्ट्रिक्शन लग सकता है। इन सभी चीज़ों का खतरा रहता है अगर एक बार ये एक्ट आपके ऊपर लग चुके हैं तो। इसके साथ ही गवर्नमेंट का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है दैट इज नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, इसको शॉर्ट में नेट ग्रिड बोलते हैं। ये गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया 2009 में। 2008 में आपको याद होगा कि भारत में अटैक हुआ था 26/11 का, 26/11 यानी कि मुंबई का ताज अटैक। वहाँ पे कई सारे लोगों की जान गई और इसमें गवर्नमेंट ने ये रियलाइज़ किया कि हमारा जो अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसी है उनका और उसके साथ ही अलग अलग जो फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, इनका जो कोऑपरेशन है आपस में एक दूसरे से जो तालमेल है वो ही इतना फ्लुएंट नहीं है कि एक समय में डाटा का ट्रांसफर इजीली हो सके एक दूसरे के बीच में। तो ऐसे में नेट ग्रिड तैयार किया गया और नेट ग्रिड का जो पर्पज है वो यही है कि जितने भी अलग अलग सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इनका और इंटेलिजेंस एजेंसी हैं इनका आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आती है उस स्थिति में। तो इनके पास डाटा होता है, क्रिमिनल्स रिकॉर्ड्स होते हैं, एजेंसीज हैं, उनके डाटा एक दूसरे के साथ शेयर होते हैं नेट ग्रिड के द्वारा। और इसका बनाने का फुल पर्पज यही था कि सभी एजेंसियों के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे। इसके साथ ही कई सारे और इनिशिएटिव्स लेती रहती है गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल कई स्टेट गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव लेती हैं, जैसा कि जम्मू कश्मीर ने लिया। जम्मू कश्मीर चूंकि ज्यादा प्रभावित रहता है आतंकवाद के क्षेत्र से, तो इसलिए इसने इनिशिएटिव लिया ऑपरेशन ऑल आउट का, जिसमें ये हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं इनके साथ मिल करके
इसने यहाँ पे जितने भी आतंकवादी गुट बने हुए थे उनको ध्वस्त करने का काम शुरू कर दिया था। 2017 में इसे स्टार्ट कर दिया गया था और अब तक इसने कई ऐसे आतंकवादी ग्रुप्स को खत्म कर दिया है। इसमें दो तरह के तरीके इस्तेमाल होते हैं, एक होता है कि कॉम्बैट कर लो, खत्म कर दो, और दूसरा होता है कि मोरल सुएशन करो, यानी कि यदि कोई भटक गया है रास्ते से तो उसको जाओ, उस बच्चे को बात करो, उसे समझाओ और इस तरह से फिर से उसको फैमिली में वापस लेके आ जाओ। तो ये ऑपरेशन ऑल आउट है जहाँ पे हमारी फोर्सेस इतनी तत्परता से चीज़ों को हैंडल करती हैं। इसके साथ ही एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी, जो एक किसी शहर के अंदर, किसी एक सिटी के अंदर सारे जो सिस्टम्स हैं जैसे कि ट्रैफिक है, सीसीटीवी है, इसके साथ ही अन्य जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इन सबको कोऑर्डिनेट करता है, एक दूसरे के साथ सीमलेस कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है। आईसीसीसी, इसको शॉर्ट में आईसीसीसी बोलते हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। तो यहाँ पे ये सभी जो पूरे एक सिटी के अंदर जो भी सर्विलांस की चीजें हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहती हैं। वो हेल्प करती है फिर इंटेलिजेंस एजेंसी को, लॉ एनफोर्समेंट को और टेरर रिलेटेड जो भी क्राइसिस हैं उन सबको मैनेज करने में। और इस तरह से हमारी गवर्नमेंट भी अलग अलग इनिशिएटिव्स लेती रहती है ताकि कोई भी टेरर रिलेटेड एक्टिविटी ना हो सके। इसके साथ ही कई डिप्लोमेटिक स्टेप्स भी उठाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो FATF जो है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये अक्सर जानी जाती है फाइनेंस को रोकने के लिए। फाइनेंस रोकना है यानी कि कोई भी ऐसा देश जो टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है या आतंकवादी गतिविधियों में, क्रिमिनल एक्टिविटीज में शामिल है, तो उस देश का ये लोग फाइनेंस ही रोक देते हैं। इनकी दो लिस्ट होती है, एक होती है ब्लैक लिस्ट और एक होती है ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट में है उनके ऊपर तो सिर्फ और सिर्फ सैंक्शन लगते हैं, लेकिन जो ब्लैक लिस्ट में है उसके ऊपर पूरा बैन लग जाता है। यानी कि एक बार बैन हो गया कोई ग्रे लिस्ट में तो उससे इंटरनेशनल ट्रेड की उपेक्षा आप मत कीजिए, मतलब ट्रेड उसका बैन कर दिया जाएगा जो इंटरनेशनली हो रहा है। उसके साथ ही साथ पूरी दुनिया से इसकी कनेक्टिविटी को खत्म कर दिया जाएगा और ऐसे में वो देश बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। तो FATF का काम, मुख्य काम है कि ऐसे देश जो टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, ऐसे देशों को आइडेंटिफाई करना और फिर उन लोगों के ऊपर सैंक्शंस और बैन लगाना। अभी हाल फिलहाल में 3 देश हैं जो ब्लैक लिस्ट में हैं इसके, एक है ईरान, दूसरा है म्यांमार और तीसरा है नॉर्थ कोरिया। तो इन तीनों देशों को अभी ब्लैक लिस्ट में रख रखा है अपने FATF ने। इसके साथ ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाला जो रीजन है वहाँ पे सार्क जो है वो बहुत एक्टिव भूमिका निभाता है। सार्क यानी साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो ये ग्रुप ही बना था रीजनली कोऑपरेट करने के लिए। इसमें कई सारे देश हैं जैसे पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है, बांग्लादेश है। ये सारे के सारे देश आपस में मिल करके ट्राई करते हैं कि जो टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उनको कम किया जा सके, उनको खत्म किया जा सके। ऐसे में एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस शेयर करना, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन बनाए रखना, ये इंपॉर्टेंट काम होता है सार्क कंट्रीज का। इसके साथ ही इंटरनेशनल लेवल पे यदि आप देखें तो अलग अलग जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, फॉर एग्जांपल USA की जो CIA है, इजराइल की मोसाद है, रसिया की FSB है, इन सब का भी आपस में कोऑर्डिनेशन रहता ही रहता है। यानी कि इंटेलिजेंस शेयरिंग ये सब आपस में, अभी आपको 5 आई दिख रही होंगी जो 5 आंखें हैं, ये न्यूज में काफी दिख रहा है। कैसे ये यूरोपियन इंटेलिजेंस एजेंसी एक दूसरे के साथ इंटेलिजेंस को शेयर करती है, ठीक वैसे ही इंडिया भी इन सभी इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ परस्पर कोऑर्डिनेशन रहता है ताकि जो टेरर रिलेटेड एक्टिविटीज हैं उनको काउंटर किया जा सके। और इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी इंडिया अक्सर इन मुद्दों को उठाता रहता है, टेरर से रिलेटेड जो भी इनिशिएटिव्स हैं उनमें पार्टिसिपेट करता रहता है और यूनाइटेड नेशंस को भी हमेशा ये याद दिलाता रहता है कि टेररिज्म दुनिया के लिए कितना बड़ा खतरा है और हम सबको मिल करके इसके खिलाफ लड़ने का प्रयास करना है। तो इंटरनेशनल फोरम पे अक्सर आपको इंडिया दिख जाएगा टेररिज्म को काउंटर करते हुए, टेररिज्म के अगेंस्ट में जितने भी उपाय हैं उनको करते हुए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे किसी अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।